हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने आपके कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं, और हमने खूब सारी बातें कर ली बेसिक मैथमेटिक्स की कि 9th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स कैसा था। और लास्ट क्लास में हमने जो प्रश्नावली आपके 1.1 है उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या पाठ परिचय, उसके मैंने 2 सवाल करवाए थे 2022 और 23 और 24 में आए हुए। और आज हम करेंगे जो आपके प्रश्नावली 1.1 है उससे पहले जो 4 उदाहरण है उन एग्जाम्पल का सॉल्यूशंस करेंगे। मैंने पैटर्न आपको बता दिया, चाहे कक्षा 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो। पहले थ्योरी, पहले समझना, फिर उसकी थ्योरी, फिर एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या किसी संख्या का शून्य पर समाप्त होने का सीधा सिंपल सा मतलब है कि संख्या के पीछे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कुछ उदाहरण के माध्यम से आप चीजों को समझने का प्रयास करना। आप देखो, आप संख्या 2 की घात n लिख सकते हो, 3 की घात n लिख सकते हो, 4 की घात n लिख सकते हो, 5 की घात n लिख सकते हो, 9 की घात n लिख सकते हो, 10 की घात n लिख सकते हो। संख्याएं कितनी लिखी जा सकती है घातों के रूप में। अब n एक प्राकृत संख्या है तो n की शुरुआत कहाँ से होगी, 1। या तो मैं n की जगह 1 रख सकता हूँ, या n की जगह कितना रख सकता हूँ, 2, या n की जगह 3 रख सकता हूँ, या 4 रख सकता हूँ, डॉट डॉट अनंत तक। आप सोचो कि अगर मैं n का मान 1 रखता तो 2 की घात 1 कितना होता, 2 होता। अगर मैं n की जगह 2 रखता तो कितना आता, 4 आता। 3 रखता तो 8 आता, ऐसे करके आता। फिर अगर मैं 3 की घात 1 करता तो 3 आता, 3 की घात 2 करता तो 9 आता, 3 की घात 3 करता तो 27 आता। फिर मैं 4 की घात 1 करता तो 4 आता, 4 की घात 2 करता तो 16 आता, फिर 64 आता। ऐसे करके प्रक्रिया चलती रहती। फिर मैं अगर 5 की घात 1 करता तो 5 आता, 5 की घात 2 करता 25 आता, 5 की घात 3 करता 125 आता। 9 की घात 1 करता 9 आता, 9 की घात 2 करता 81 आता, 9 की घात 3 करता 729 आता। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती। और 10 की घात n करता, 10 की घात 1 करता 10 आता, 10 की घात 2 करता 100 आता, 10 की घात 3 करता 1000 आता। आपने कुछ उदाहरण लिए, 2 की घात n, 3 की घात n, 4 की घात n, 10 की घात n, 9 की घात n, और n का मान जैसे जैसे रखते गए तो केवल ये इकलौती एक संख्या ऐसी है 10 की घात n जिसके अंत में क्या आया, 0 आया। मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त हुई है। देखो, 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त, 0। बाकी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो, ना ये संख्या 0 पर समाप्त, ना ये है, ना ये संख्या, ना संख्या ये वाली, ये कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। अब आपको कम से कम एक आइडिया हो जाना चाहिए कि संख्या ऐसी कौन सी है जो 0 पर समाप्त होगी। हमारे तो 4 की घात n है, 5 की घात n आ जाए, 6 की घात n आ जाए। 6 की घात n तो आपकी 1.1 जो प्रश्नावली उसके अंदर सवाल है, आपका सवाल संख्या जो 6 दे रखा है, या 5 है, 5 है शायद, 5वां दे रखा वहाँ पे सवाल, तो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले 4 की घात n है तो आप कहेंगे सर 0 पर कौन सी समाप्त होगी, वो संख्याएं जिसके पीछे 0 आता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वही संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, बाकी अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ सबसे पहले 10 हो गया, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, बाकी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब सवाल करने का पैटर्न कैसे रहेगा वो सुनो। देखो, अब देखो, इस सवाल को एग्जाम में एग्जाम्पल जो किया हुआ बुक वाले ने थोड़ा अलग तरीके से किया, मैं आपको अलग तरीके से करवाता हूँ, एकदम सिंपल से। चलो साहब शुरू करते हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात। पहले मान लेंगे माना, वो जो 4 की घात है ना उसको एक संख्या के रूप में मान लेते हैं, और संख्या है हमारे पास, संख्या बराबर मान ली 4 की घात n। अब n एक प्राकृत संख्या है, आप लिखेंगे जहां n एक प्राकृत संख्या। और अगर मेरा n प्राकृत है तो प्राकृत की शुरुआत 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, डॉट 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 अनंत तक। आपको पता हमने 10वीं क्लास की जो पहली क्लास ली थी वास्तविक संख्याओं का जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था, उसमें मैंने अंक के बाद सीधा आपको प्राकृत संख्याएं पढ़ाया था कि प्राकृत संख्याएं होती क्या। प्राकृत संख्या शुरुआत कहाँ से होती, 1 से लेकर संख्याएं कहाँ तक चलती, अनंत तक चलती। अब हम इसके अंदर 3 संख्याएं पहले लेंगे, 3 रख के चेक करेंगे, अगर 0 पर समाप्त हो गई तो ठीक, वरना लिख देंगे 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो पहला काम देखो, आप लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n का मान कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो जब 1 रखोगे तो हमारे पास जो संख्या है वो संख्या है 4 की घात n। तो 4 की घात n की जगह कितना रख रहा हूं मैं, 1 रख रहा हूं, और जो उत्तर आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा।
कितना आएगा बेटा 4 आएगा, ये n का मान आ गया। फिर मैं n का मान कितना रख दूं, n बराबर 2 रखने पर n का मान कितना रखता हूं, यहाँ पे 2 रखता हूं। तो जब मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास जो संख्या बनेगी, संख्या बराबर है 4 की घात n। तो 4 की घात n की जगह कितना रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो 4 की घात 2 मिलकर कितना बना देगी 16। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। फिर इसके बाद n का मान रखता हूँ मैं 3, कि n बराबर 3 रखने पर n का मान कितना रखता हूँ बेटा 3 रखता हूँ। जैसे ही मैं n का मान 3 रखूंगा तो मेरे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 4 की घात n, यानी 4 n की जगह 3 रख रहा हूँ, 4 की घात 3 कितना होता है 64 होता है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये संख्या 4 की घात 1 4 पे समाप्त हुई, फिर 16 पे समाप्त हुई है, फिर 64 पे हुई है। क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? नहीं। मैंने आपको पहले यहाँ आइडिया बता दिया है, वही संख्या 0 पर समाप्त होगी जिसका इकाई अंक क्या होगा 0। बाकी 1 से लेकर 9 तक, 11 से लेकर 19 तक, क्योंकि 10 समाप्त होगी 20 भी होगी, 21 से लेकर 29 तक, फिर 30 वापस 0 पर समाप्त होती है। 30 की घात 1 30 होता है, 30 की घात 2 900 होता है, 0 पर समाप्त हो रही है। तो ये तो आप लाइन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। n के किसी भी मान के लिए जो 4 की घात n है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। मैंने यहाँ रैंडम आपके मान 3 रखे, आप 5 6 7 8 9 10 11 12, आपकी जितनी हिम्मत है ना n का मान रखने की उतनी रख सकते हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा वही संख्या 0 पर समाप्त होगी, बाकी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आपको सवाल करने का पैटर्न ये है, हम एक सवाल करेंगे प्रश्नावली 1.1 के अंदर, यहाँ इतना ही फर्क है कि 4 की घात जहाँ n लिखा हुआ वहाँ होगा 6 की घात n, तो उसका उत्तर क्या आएगा 6 आएगा, 36 आएगा, 216 आएगा, तो वो भी तो 0 पर समाप्त नहीं हो रही। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा वो संख्या 0 पर समाप्त होती है, बाकी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशंस। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल देख लेना, उससे लाख गुना और बेटर तरीके से करवाया। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो सिंपल एग्जाम, जो सिंपल मेथड हो, जो बच्चों को एकदम इजी वे में समझ में आए, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वही हम करवाएं। मैं हार्ड एग्जाम्पल होगा तो उसको सिंपल वे में करवा दूंगा आपके एकदम, कि क्या लैंग्वेज लिखी। अभी जितने भी एग्जाम्पल आएंगे आगे, दूसरा तीसरा चौथा हमने जैसे किया, अब दूसरा तीसरा और चौथा जो एग्जाम्पल है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। उसको मिस कर मत करना, क्योंकि उससे रिलेटेड सारे सवाल 1.1 के अंदर है और एग्जाम में पक्के आते हैं। तो क्या दिक्कत है क्या किसी को इसमें? नहीं है। ये मैंने एक रफ वर्क बताया आपको, ये ध्यान रखना। अभी इसको फेर में मत लिखना, क्योंकि ये सवाल बिना समझे वहां नहीं आ सकते। यहाँ हमने किया, ये संख्या 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि 0 है तो 0 पर समाप्त होगी, बाकी 0 पर समाप्त नहीं होगी। बाकी करने का पैटर्न हमेशा ये रहेगा, 3 मान रखें, आप 4 रख दें, 5 रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और ये लाइन आपको लिखनी। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन, तब तक आप इसको देखो आराम से। अब देखो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, और अब हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया था, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, इसके बाद करेंगे 3 और इसके बाद करेंगे 4, और प्रश्नावली 1.1 के क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। समझो देखो सवाल क्या कह रहा है कि संख्याओं 6 तथा 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। आपको याद हो तो मैंने जब 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको, तो 1.1 के इंट्रोडक्शन मैंने बोला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हम जो भी 2 संख्याएं होगी या 3 संख्याएं होगी तो उसमें कॉमन संख्या ढूंढेंगे, कॉमन संख्या ढूंढेंगे और उसके जो घात लगाएंगे वो लगाएंगे न्यूनतम। सीखा था एलसीएम में, क्या सीखा था कि हम एक कॉमन संख्या सभी संख्याएं लेंगे और उसकी जो घात लगाएंगे अधिकतम लगाएंगे। और हमने 2 रिजल्ट निकाले थे कि अगर मैं 2 संख्याओं को गुणा करता हूं तो बराबर आता है एचसीएफ और एलसीएम के। मतलब कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हो तो उनका जो गुणा करते हो तो सेम आता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम के। लेकिन 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं आता है एचसीएफ और एलसीएम के, कभी कभी अपवाद स्वरूप आ जाता है, अब आपको वो भी ध्यान रखना। लेकिन एनसीईआरटी किताब
किताब जो कह रही वो कहती है तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के। सवाल समझना, क्योंकि अगर आपने ये सवाल समझ लिया दूसरा तो तीसरा बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर, और चौथा एग्जाम्पल बहुत ईजी हो जाएगा। 1.1 का पहला सवाल आपको आ जाएगा, 1.1 का दूसरा जाएगा, 1.1 का तीसरा जाएगा। इतना सिंपल काम हो जाएगा, मतलब प्रश्नावली पूरी लगभग हो जाएगी। यहाँ से कंसेप्ट समझना, तो आपको यहाँ पर इसका हल निकालना है। क्या निकालना? हल। कौन सी विधि लगा रहे हो? अभाज्य गुणनखंड। जिस विधि से आप सॉल्यूशन निकालेंगे उस विधि का नाम लिखेंगे। ठीक है सर, आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखो, अब जब दो संख्या है तो इनका गुणा भी हो सकता है, लेकिन यहां सत्यता की जांच नहीं दी। आपको बहुत ढंग से समझना है कि अगर एग्जाम में आपको सत्यता की जांच बोले कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, तभी सत्यता की जांच करनी है, वरना सत्यता की जांच नहीं करनी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ कहीं पर भी नहीं बोला हुआ है कि सत्यता की जांच करो। मैं करके बता दूंगा आपको, अगर पूछे तो बता देना। ठीक, आगे के सवालों में है जिसमें सत्यता की जांच बोलेगा, करेंगे उसके अंदर। ठीक है साहब, सुनो मेरी बात। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बताना है, तो जो भी संख्याएं होगी, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनका अभाज्य गुणनखंड आप अलग अलग करेंगे। क्या 6 में मुझे 2 का भाग देना चाहिए? मैंने भाजकता के नियम सिखाए थे आपको, आने चाहिए 6 में। तब क्या सोचना है, 2 का भाग लगाओगे 3 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 में 5 का भाग जाएगा बेटा कितनी बार? 1 बार। मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक है मेरे पास 6। कौन सी संख्या है? 6। और एक संख्या है मेरे पास 20। क्या है? 20। तो मुझे 6 को जब लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 1। भाई 2 एक बार आया, 3 एक बार आया। जब मैं 20 को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 की घात 2 और 5 की घात कितनी लिखूंगा? 1। बोलो साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 20 के कर लिए। 6 को लिख सकता हूँ 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 20 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब मुझे इन संख्याओं के क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। आप नीचे ही निकालेंगे, मैं साइड में जगह है तो मैं साइड में यहाँ काम कर देता तो इजी में हो जाएगा। देखो, मुझे जो एचसीएफ निकालना है वो निकालना है 6 तथा 20 का, और मुझे जो एलसीएम निकालना है वो भी निकालना 6 तथा 20 का। तो ध्यान देना, समझना, मुझे एचसीएफ निकालना 6 और 20 का, मुझे एलसीएम निकालना 6 और 20 का। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन संख्या। कोई ऐसी संख्या है क्या जो दोनों में नजर आ रही? घात को भूल जाओ एक बार, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो मेरे पास जो उभयनिष्ठ संख्या हुई वो क्या होगी? 2। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इधर 5 है इधर 5 नहीं है, तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में जो मेरे पास उभयनिष्ठ संख्या आई है, जो कॉमन संख्या आई है, वो केवल है 2। लेकिन यहाँ एक जगह 2 की घात 1 है, एक जगह 2 की घात 2 है, तो आप कहेंगे सर कौन सी लगाएं? 2 की घात 1 लगाएं या 2 की घात 2 लगाएं? तो आपको मैंने बोला था एचसीएफ में न्यूनतम घात लेनी है, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो न्यूनतम कितनी होगी? 1। तो 2 की घात 1 करोगे तो उत्तर आपके पास कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस पर्सन का जो आपके पास फाइनल आंसर आया, जो एचसीएफ आया 6 और 20 का, वो कितना आया? 2 आया। एलसीएम क्या कहता है कि सभी संख्याएं लेनी। सभी संख्याएं कौन सी? 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और 5 भी लेना है। भाई जो जो संख्याएं आपने काम में लिया अभाज्य गुणनखंड, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5, आपको सिर्फ ये 2 नहीं लेना है। 2 एक बार ले लिया आपने। अब एलसीएम में क्या होता है? इसकी अधिकतम घातांक लेनी। तो यहाँ 2 की घात 1 थी या 2 थी, तो हम हाईएस्ट लेंगे 2। अब देखो 3 की अधिकतम ही 1 है, 5 की 1 है, तो लगाने की जरूरत नहीं। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो 5 से कितना होता है? 15 होता है। 5 से क्या होता है? 15 होता है, और 15 को 4 से गुणा करोगे, उत्तर कितना बनेगा आपके पास? 60 बनेगा। क्या बनेगा? 60 बनेगा। तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों को, मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई दिक्कत है। मैं वापिस कह रहा हूँ, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का मेथड आना चाहिए, ना कि रटना आना चाहिए। इतना शानदार तरीके से मेथड आना चाहिए कि आप जब कोई भी सवाल आपके सामने आए तो उसको आप आराम से फेस करें और उसमें आराम से सॉल्यूशंस कर सकें। एचसीएफ के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने अभाज्य गुणनखंड की। एचसीएफ का सीधा सिंपल सा मतलब है कि
चाहे दो संख्याएं हो चाहे तीन संख्याएं हो, अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं में कॉमन नजर आना चाहिए। मेरे को दो कॉमन नजर आए, मैं भी घात के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ दो से कॉमन लिया और दो की घात एक इसीलिए लगाई क्योंकि यहाँ दो की घात एक है, यहाँ दो की घात दो है, तो मेरी जो न्यूनतम घातांक है, जो कम वाली घात है वो है दो की घात एक। एचसीएफ में कम लगाते हैं घात, एलसीएफ में ज्यादा वाली घात लगाते हैं। तो दो की घात एक, दो की घात एक का मतलब दो होता है, तो 6 और 20 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 2 है। लेकिन मेरे को जब एलसीएम निकालना है तो मुझे 2 भी लेना, 3 भी लेना, 5 लेना। जो संख्या आ रखी, चाहे 7 आ रखा होता तो 7 भी लेते, तो 2 3 5 ले लिया। एलसीएम में अधिकतम घातांक, तो 2 की अधिकतम घातांक 2 है, 3 की 1 है और 5 की 1 है, तो मैंने यहाँ 2 की घात 2 किया, 3 की 1 लगाई नहीं क्योंकि 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, 5 की घात 1 का मतलब 5 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 4 से गुणा करोगे 60, तो एचसीएफ 6 और 20 का 2 आया, एलसीएम आया 60। आप देख लो सत्यता की जांच भी हो रही, दोनों संख्याओं गुणा करो, दोनों संख्याओं क्या करो, गुणा। 6 को 20 से गुणा करोगे, 6 को 20 से गुणा करोगे 20 से, तो 6 दूनी 12, 120 आ रहा है। और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर भी 60 और 2 को गुणा करोगे तो भी 120 आ रहा है। सत्यता की जांच यहाँ नहीं करनी है, वापिस सुन लें, सवाल में जब पूछा जाए तभी सत्यता की जांच करनी है, वरना सत्यता की जांच नहीं करनी है। सत्यता की जांच करनी है, हम पढ़ेंगे 1.1 के अंदर सवाल संख्या 2, कौन सी संख्या, सवाल संख्या 2, उसके अंदर 3% है, तीनों के अंदर सत्यता की जांच बोलेगा, तो मैं वहां बता दूंगा सत्यता की जांच एक्चुअल में होगी कैसी। वही है दो संख्याओं का गुणनफल a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 2 एकदम खोपड़ी में बैठ गया होगा, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैं लाता हूं अगली स्लाइड में एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन। तब तक आपका काम है इस पूरे एग्जाम्पल को यहाँ फिट कर, लिखने से ज़्यादा काम नहीं होता, यहाँ जब स्वेट हो जाएगा ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप काम हो जाए, ठीक है। देखो एक बार आप इसको, अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल नंबर 3 भी है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्यूशंस करना, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, वहाँ 6 72 120 दे रखा, सेम सवाल है, आपको पैटर्न फॉलो करना। तो मैंने लिख दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से, और दो संख्या है मेरे पास, एक संख्या है मेरे पास 96 और एक संख्या है मेरे पास 404। नहीं है क्या मेरे पास ये दो संख्या है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, यही संख्या है। अब इसका सॉल्यूशंस करना, ध्यान से देखो, क्या 96 में 2 का भाग लगाना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल, पीछे 6 है तो 2 का भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा। पहले 2 का भाग 9 में जाएगा 48 बार, टोटल कितना बार गया? 48 बार। 48 में वापस 2 का भाग गया कितनी बार? बोलो, 24 बार। 24 में वापस 2 का भाग गया कितनी बार? 12 बार। 12 में वापस 2 का भाग गया कितनी बार? 6 बार। 6 में वापस 2 का भाग गया 3 बार, और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। ये मैंने 96 में क्या कर दी? अभाज्य गुणनखंड। 404 में भी 2 का भाग लगाना चाहिए, पीछे 4 है तो कितनी बार जाएगा? 202 बार। 202 में भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 101। और 101 में 101 का ही भाग लगाना, ये बात आप ध्यान रखें। 101 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में हमेशा किसका भाग जाता है? एक अभाज्य संख्या का ही जाता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, पहले कह रहा हूँ, ठीक है साहब, समझ गए यहाँ से। इसके बाद क्या समझ में आया? देखो कि समझ में आया कि जब 96 को लिखेंगे तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1 लिखेंगे, और जब 404 को लिखना चाहूँगा तो वो लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1, 101 की घात 1। ध्यान देना, देखो 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 3 की घात 1, 404 में 2 की घात 2 और 101 की घात कितनी आ गई? 1 आ गई। अब मुझे इन संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मुझे? इस संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो आपको एचसीएफ निकालना है 96 तथा 404 का। किसका एचसीएफ निकालना है? 96 तथा 404 का। और मुझे एलसीएम निकालना है 96 तथा 404 का। ये मेरे पास दो संख्याएं हैं जिसका मेरे को एचसीएफ भी निकालना है और क्या निकालना? एलसीएम भी निकालना। अब वापिस सुनो, अभी दूसरे एग्जांपल में क्या बोला था? एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या। घात को भूल जाए एक बार, इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो 2 कॉमन है, इधर 3 है इधर 3 नहीं, इधर 101 इधर 101 नहीं, तो केवल और केवल संख्या कौन सी कॉमन आएगी बेटा आपके पास? वो आएगी 2। अब इस 2 की घात लगानी है, क्योंकि 2 की घात डिसाइड करनी पड़ेगी ना। यहाँ 2 की घात 2 है, ऊपर 2 की घात 5 है, तो एक घात तो लगानी पड़ेगी। या तो मैं 2 लगाऊंगा या क्या लगाऊंगा? 5 लगाऊंगा। तो आप बोलोगे सर हमें पता है कि एचसीएफ में जो आप कॉमन संख्या लेते हो उसकी न्यूनतम घातांक लगाते हैं, तो 5 छोटा होता है या 2 छोटा होता है? आप कहेंगे सर 2 छोटा होता है, तो यहाँ हम 2 की घात कितनी लगाएंगे? 2, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4।
ये इस पर्सन का आपके पास क्या आया, आंसर आया कि चिन्ह में और 404 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम होता है सभी संख्याएं, तो सभी संख्याओं में 2 आया है, 3 आया है और आया है 101। क्या इसके अलावा कोई संख्या दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर, आपका आंसर नहीं दिखाई दे रही। एलसीएम में अधिकतम घातांक 2 की घात 2, 2 की घात 5, तो यहाँ हम 2 की घात 2 तो एचसीएफ में लगा चुके हैं, यहाँ लगाएंगे 2 की घात 5, तो 2 की घात यहाँ लगेगी 5, 3 की 1 लगेगी और 101 की भी कितनी लगेगी 1, क्योंकि 3 की अधिकतम 1 है, 101 की अधिकतम कितनी है 1 है। 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है बेटा 32 गुणा में 3 गुणा में 101। अब 32 को जब 3 से गुणा करेंगे तो छिन्न में आएगा, फिर 101 से गुणा करेंगे, छिन्न को 101 से गुणा करने पर छिन्न में उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, छिन्न में 9600 छिन्न में। इस क्वेश्चन का क्या आ गया फाइनल आंसर। जब आप एनसीईआरटी किताब को खोलेंगे तो एलसीएम ऐसे नहीं निकाला, एलसीएम निकाला 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ए दे रखा बी दे रखा एचसीएफ दे रखा, एलसीएम निकाला, तो कोई जरूर नहीं है ना। आपको तो पता है एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याएं लेनी, अधिकतम घातांक लेनी, एचसीएफ का मतलब कॉमन संख्या की न्यूनतम घातांक लेनी। तो मुझे लगता है कि आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आया। पहला काम है अभाज्य गुणनखंड विधि से बोले तो अभाज्य गुणनखंड करें, छिन्न में अभाज्य गुणनखंड हो गए 404 के हो गए, छिन्न में को जब अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करूंगा तो 2 की घात 5, 3 की घात 1, क्योंकि 2 5 बार रिपीट हुआ, 3 1 बार हुआ। 404 को जब लिखूंगा तो 2 की घात 2 और 101 की घात 1। जब मैंने एचसीएफ निकाला छिन्न में तथा 404 का, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के अंदर है, तो मेरी एक कॉमन संख्या होगी, उभयनिष्ठ संख्या होगी, यहाँ लगाया 2। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि यहाँ 5 घात है, यहाँ 2 घात है, कि सर लगाऊं कौन सी, तो मैं यहाँ लगाऊंगा 2। क्यों, क्योंकि मेरे को एचसीएफ के अंदर कम वाली घात लगानी, न्यूनतम घातांक, तो न्यूनतम घातांक कितनी होगी 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। तो मेरे पास जो एचसीएफ आया है छिन्न में तथा 404 का वो कितना आया, 4 आ गया। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना छिन्न में तथा 404 का, तो एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्याएं, तो 2 3 और 101 है, 3 ही संख्याएं रिपीट हो रही, 3 संख्याओं का मतलब हो गया यहाँ 2 3 और 101 हो गया। 2 की घात 5 लगाएंगे क्योंकि अधिकतम वाली घात आपको लगानी, फिर 3 की घात 1, 101 की घात 1, 2 की घात 5 का मतलब 32 होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, 101 की घात का मतलब 101 होता है। 32 को 3 से गुणा करेंगे छिन्न में, 101 को जब छिन्न में से गुणा करेंगे उत्तर आएगा छिन्न में 9600 छिन्न में। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 3 का क्या आया, कंप्लीट सॉल्यूशंस आया। एक एग्जाम्पल और बचा, एग्जाम्पल नंबर 4 जल्दी लाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक आप इसको देखो। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, और जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है इसका ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो 4 दे रखा है। बोला है कि संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभी तक हमने 2 उदाहरण किए थे, उसमें कितनी संख्याएं थी 2, अब कितनी है 3। ठीक है, 3 में सत्यता की जांच कभी नहीं करनी, मैंने 2 में भी नहीं की। मैंने बोला था जब तक सत्यता की जांच नहीं बोले तब तक नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी। तो सत्यता की जांच आपको यहाँ नहीं करनी है। 3 संख्याएं दे रखी है 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तो आराम से सॉल्यूशंस करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। पहला काम, जो भी विधि यूज करोगे उस विधि का नाम लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। शानदार सवाल है, मजा आएगा आपको करने में, और एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का। चलो साहब ठीक है, अलग अलग करते हैं। एक 6 का करेंगे, एक 72 का करेंगे, और एक करेंगे 120 का। 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा। ये हमने 6 के क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। 72 में देखो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 36 बार। 36 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 18 बार। 18 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार। भाई सीधी सिंपल सी बात है, किसी संख्या में 2 का भाग देने का मतलब संख्या का आधा सोच लो। 36 का आधा 18 हो गया, 18 का आधा 9 हो गया, 9 में अब 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 120 में 2 का भाग जाएगा 60 बार। 60 में 2 का भाग जाएगा 30 बार। 30 में 2 का भाग गया कितनी बार, 15 बार। अब 15 में जाएगा 3 का, क्योंकि 5 और 1 6 हो रहा है, कितनी बार, 5 बार। और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए, मैंने 72 के किए, मैंने 120 किए। क्या ऐसा कोई लाल और लाली है क्या जिसको ये बात समझ में नहीं आई है?
क्या 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड आपके क्लियर हो गए क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, हमने भाग दे दिया। क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम बात की बात है, पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आनी चाहिए जो आप 6ठी 7वीं कक्षा में ही पढ़ते हो। अभाज्य गुणनखंड विधि 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के अंदर सवाल आते हैं, वर्ग और वर्गमूल, घन एंड घनमूल के टाइप के। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दी। अब मैं लिखता हूँ, देखो कैसे। मेरे पास 3 प्रकार की संख्याएं हैं। एक तो मेरे पास 6 है, एक मेरे पास संख्या है 72 और एक संख्या है मेरे पास 120। जब मैं 72 को लिखना चाहूँगा, सॉरी 6 को लिखूंगा, तो उसको मैं लिखूंगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। भाई 6 में 2 एक बार आया, 3 एक बार आया। 72 में देखो 2 की घात कितनी, 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात कितनी, 2, 1 और 2। 120 में 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात कितनी, 3 गुणा में 3 की घात कितनी, 1 गुणा 5 की घात कितनी, 1। क्या आप यहाँ तक ये बात लिख देंगे क्या? बोलो हाँ या ना। क्या हमने इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ये 6 के अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त हो गया, 72 अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त हो गया, 120 अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में व्यक्त हो गया। सवाल आ सकता है 120 को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करो, तो घातों के रूप इतना ही व्यक्त करना, आगे आपको सोल्व नहीं करना। अब मुझे निकालना बेटा एचसीएफ और एलसीएम। आप कहेंगे सर किस किस का निकालना है एचसीएफ? तो मुझे जो एचसीएफ निकालना वो निकालना है 6, 72 तथा 120 का निकालना एचसीएफ, और मुझे एलसीएम भी निकालना इन्हीं संख्याओं का 6, 72 तथा 120 का। सुने मेरी बात ध्यान से, करना क्या है क्या नहीं करना आपको। एचसीएफ मैंने क्या बोला था, 2 संख्याएं हैं तो दोनों में कॉमन होनी चाहिए, 3 है तो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। देखो इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो एक संख्या 2 कॉमन होगी। इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो इस बार 2 संख्याएं कॉमन है। तो मेरे पास कॉमन संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 2 है और एक कौन है, 3 है। तो मैंने 2 गुणा 3 लिख दिया। लेकिन 2 और 3 के अलग अलग आते हैं, तो आपको सर कौन सी लगाएं? तो एचसीएफ में क्या बोला था, जो भी आप उभयनिष्ठ संख्या लेंगे, जो भी कॉमन संख्या लेंगे, उसकी कम वाली घात लगाएं कि न्यूनतम घात। तो 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो कम कौन है, 2 की घात 1, तो मैं यहाँ 2 की घात कितनी लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा। 3 में देखो 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो कम कितनी है, 3 की घात 1। ठीक है, 2 की घात 2, 2 होता है, 3 की घात 3, 3 होता है, और उत्तर आ जाएगा मेरे पास टोटल 6। तो मेरे पास जो 6, 72 और 120 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 6। मेरे पास 2 और 3 कॉमन था, मैंने 2 और 3 के अंदर क्या कर दिया, उसकी न्यूनतम घाताएं लगा दी। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी संख्याएं, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और 5 भी लेना है। क्या इसके अलावा कुछ आया है क्या? नहीं। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। अब इनकी अधिकतम घातांक, ज्यादा वाली घात, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ज्यादा घात कितनी है, 3, तो 2 की घात कितनी लगाएंगे, 3। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो ज्यादा कौन है, 2, और 5 की घात कितनी है, 1, क्यों 5 की घात तो अधिकतम 1 आई। सोचो थोड़ा सा, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 9, और 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। इन संख्याओं को गुणा कर दो, 9 8 72 गुणा में 5, 5 को 2 से गुणा करोगे 20, 7 पंजे 35 और 1 हो जाएगा 36, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 360। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, उसको अभाज्य गुणनखंड करने में, उसको अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करने में, और उस बच्चे को उसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मैंने उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 कर, उदाहरण नंबर 1 अलग ही था पूरा, वो भी मैंने बढ़िया तरीके से करो। 2, 3 और 4 के अंदर आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ जाना चाहिए कि एचसीएफ की कहानी किस दिशा में जा रही है, एलसीएम किस दिशा में जा रहा है, और मुझे कौन सी दिशा चूज करनी है। सीधी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए आपको। 6 7 का है, भाजकता के नियम में छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। देखो कोई बड़ी संख्याएं थोड़ी यही है कि 5 संख्याएं, 6 संख्याएं अंकों की, 6 अंकों की संख्या, नहीं, बिल्कुल छोटी सी 2 अंकों की, 3 अंकों की, 120, 60, 30, 15 वगैरह करके, कितना सिंपल हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, एचसीएफ निकालना इन तीनों संख्याओं का। एचसीएफ का सीधा सिंपल सा मतलब है, एचसीएफ का सीधा सिंपल सा मतलब है उसके अंदर कौन सी संख्या, कॉमन संख्या। कॉमन संख्या कौन है, एक तो 2 है, एक 3, क्योंकि 2 और 3 एक ऐसी संख्या है जो सब जगह नजर आ रही है, तीनों संख्याओं में नजर आ रही है। तो मैंने यहाँ 2 गुणा 3 लिखा, कम वाली घात लगाई, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो मैंने 2 की घात 1 लगाई, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो मैंने 1 लगाई। इनको गुणा किया तो 6 आया, तो 6 72 120 का एचसीएफ कितना आ गया, कितना आया,
6 आया। और जब मैंने इसका एलसीएम निकाला सभी संख्या, मैंने 2 भी ली, मैंने 3 भी ली, मैंने 5 ली, तो 2 3 5 ली। 2 की अधिकतम घातांक 3 है, 3 की अधिकतम घातांक 2 है, 5 की अधिकतम घातांक 1 है। 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9, 5 की घात 1 का मतलब 1। इन दोनों को गुणा किया, 72 आया। 72 को 5 से गुणा किया, 360। तो इन चारों उदाहरणों को हमने एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट ऐसे गर्दा उड़ा दिया इनका सबका। और उम्मीद है आपके एकदम डायरेक्ट दिमाग में कनेक्शन हो गया होगा एचसीएफ और एलसीएम के फैक्ट में। मुझे उम्मीद है वीडियो लेक्चर बहुत शानदार रहा होगा। 20-25 मिनट जितने का भी मिनट का बना हो, शानदार तरीके से हमने सारे उदाहरण कर लिए। और हम कल की क्लास में करेंगे प्रश्नावली 1.1 को। किसको करेंगे? प्रश्नावली 1.1 को एक वीडियो के अंदर ही करेंगे कंप्लीट, ज़्यादा वीडियो नहीं लगाएंगे। 1.1 का एक वीडियो आएगा, फिर 1.2 के उदाहरण का एक वीडियो आएगा। आपको सर उसका भाषा नहीं है क्या? 1.2 की भाषा ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, पूरी परी में और अपरी वाली है, ठीक है। और 1.2 में 3 सवाल है, 3 के अंदर कुछ है, उसका एक वीडियो, एक उदाहरण का वीडियो। उदाहरण और पर में खूब सारे करवाने इसीलिए बता रहा हूँ। और प्लस कौन सा 1.1 का 3 वीडियो और लगेंगे। मंगलवार की क्लास तक, परसों पहले दिन की क्लास तक क्या हो जाएगा, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे बहुपद। जो भी चैप्टर करवाऊंगा एकदम एनसीईआरटी से लेवल से आपको एकदम बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स में आपको शानदार तरीके से ज्ञान हो जाएगा, शानदार आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में कल की क्लास लेके। तब तक आप इन एग्जाम्पल को मिलाएं, भाषा याद करें। थैंक यू।